नंबर से। तो ये वाला पार्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जितना भी येलो वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जितना भी येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है ये एक्चुअल में ये येलो वाला पार्ट आपका a माइनस बी को डिनोट करता है। आपका दोस्त ना आपसे उसको आपके दोस्त को किसी उसके कानों में किसी ने कुछ भर दिया कि ये ना तुम्हारे लिए ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो आपके दोस्त का नेचर बदल जाएगा ना, बदलेगा। तो निगेटिविटी क्या करती है, नेचर बदल देती है। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 3 बार आपने ऐड किया, उसके बाद आपने 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में भी सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी में भी सब्ट्रैक्ट किया, सी इंटरसेक्शन ए में भी सब्ट्रैक्ट किया। तो आपने 3 बार ऐड किया था, 3 बार माइनस भी कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी हम पढ़ रहे थे और उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो लेक्चर नंबर 3 बच्चों आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से क्लास में आ जाइए और आज के इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से सेट थ्योरी को फिनिश कर देंगे और कंटिन्यूसली ढेर सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा उसको कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर करें, क्योंकि आई नो कि आप लोग के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोग चाह रहे हो कि सभी लेक्चर्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वन शॉट में एक एक लेक्चर पूरा प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो दोनों में आपकी हेल्प होने वाली है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इस चैप्टर का, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके ना सिर्फ 11th क्लास में आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उसके अलावा जेईई एग्जाम्स में भी सेट थ्योरी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जहां से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक नजर उस पर मार लेते हैं बच्चों। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अगर हम बात करें तो सेट्स, उनका रिप्रेजेंटेशन, देन बच्चों हमने उसके बाद सबसेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, फिर सबसेट, देन पावर सेट और वेन डायग्राम के बारे में बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में आपका डिस्कस किया था। वेन डायग्राम से अगर बात करूं तो कुछ इस टाइप का आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, याद आया कुछ? ठीक है। तो ये एक्चुअल में बच्चों मैं आपके लिए छोटा सा मॉडल बना करके लाया हूं ताकि इंटरेस्टिंग वे में हम इसी चीज को सीख पाए और एक मॉडल के थ्रू जो भी ऑपरेशन हमने पढ़े हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम इंटरेस्टिंग वे में आपका सीख पाए, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में आपका यूनिवर्सल सेट की बात करी थी। किसकी बात करी थी बच्चों? यूनिवर्सल सेट की। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जो सेट आपके पास गिवन है, ठीक है। मान लो सपोज करो आपके पास एक सेट हमारा ये है और एक सेट हमारा ये है, तो एक ऐसा सेट जिसको हम यूनिवर्सल, ये पूरा सेट आप देख पा रहे हो, इस पूरे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जो गिवन सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो गिवन सेट्स में आपके होंगे। तो बेसिकली आपने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था, वेन डायग्राम्स के थ्रू हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में ये जो सर्किल्स होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इलिप्टिक शेप, या ठीक है एग शेप भी बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेक्टेंगुलर शेप होता है बच्चों, ये जो रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो ये वेन डायग्राम का मॉडल आप यहां पर भी देख पा रहे हो। चलिए अब इसी की हेल्प से, है ना, इसी की हेल्प से हम सेट थ्योरी के ऑपरेशंस को भी बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं या क्रिएटिव मैनर में सीख सकते हैं। कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि एक सेट सपोज करो आपका ये है और दूसरा सेट आपके पास ये है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कोई कंपोनेंट एलिमेंट आपके नहीं लिखे, रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो लिख भी दूंगा इससे मैं। चलिए तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि सेट्स को रिप्रेजेंट करना और उनके बीच में जो ऑपरेशन है लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, उनको रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल मैनर है, यानी कि पिक्चर्स के फॉर्म पर, या बोल सकते हैं इस तरीके से डायग्राम के मेथड से सीखने का वो आपका तरीका है। तो बच्चों कहीं ना कहीं पर हमको ये बात तो मालूम ही है कि कभी भी किसी चीज को अगर हम हमारी विजुअलाइजेशन, यानी कि हम किसी चीज को विजुअली अगर कोई चीज हम देख लेते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है
अगर थ्योरी के बजाय बात करें, थ्योरी को समझना है, सीखना है, यूनियन इंटरसेक्शन अब समझना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन सेम चीज अगर हम किसी पिक्चर्स या मॉडल की हेल्प से सीखते हैं तो वो हमें सिंपल लग रही होती है। ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे अगर किसी ने बिल्कुल एकदम दिखा दिया कि भाई ऐसे होता है, ये देखो, है ना, तो हम प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। और आप लोग की तो प्रैक्टिकल्स की डिमांड भी बहुत सारी आती है, ठीक है। चलो, तो अब इसी में अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम्स में हम समझ गए वेन डायग्राम्स क्या है, कि सेट्स को और उनके बीच में जो ऑपरेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल मैनर है। चलिए, तो बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने 3 टाइप्स के ऑपरेशन पर बात करते हैं, जिसमें से यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इन 2 टाइप्स के ऑपरेशन के बारे में हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलो, तो अब इन्हीं को हम इस मॉडल की हेल्प से, जो मैं कुछ जुगाड़ करके बना करके लाया हूं, इसकी हेल्प से इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसको अगर देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि भाई, जैसे कि आपको समझ में आया कि ये एक बड़ा सेट जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर पे ये जो छोटे छोटे से जो बउआ, यानी कि बउआ बोलो छोटे छोटे से जो सेट आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में, है ना, ये जो सेट आपको दिख रहे हैं अभी एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर बेसिकली हम क्या करें, इनको थोड़ा सा पास ले आए, ठीक है। सपोज करो हमने इनको ऐसे करके ला करके इस तरीके से एक दूसरे पर ओवरलैप कर दिया। अरे बाप रे, ये देखो, ये तो गायब हो गया। चलो, इसको अगर हम ऐसे बोले कि सपोज करो मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी तक क्या थे बच्चों, अभी तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। अब क्या है, ये एक दूसरे के पास में आ गए, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों अगर हम बात करें, जो पहला ऑपरेशन हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हुआ कि जब हम सेट को आपका मिला देते हैं, मतलब कि आप अगर इसको चाहो तो यूनियन का मतलब इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सपोज करो 2 डिफरेंट सेट आपके पास गिवन है और उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर के, है ना, एक ऐसा सेट बनाए जिसमें सेट ए और बी दोनों सेट के मेंबर्स हो और इसके अलावा और कोई मेंबर ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। और ये रही आपकी यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन कि भाई अगर ए और बी आपके पास 2 सेट है, देन ए यूनियन बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी द कॉमन एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि 2 सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, है ना, 2 सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट हो। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब मैं इन 2 सेट को पास पास बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, मींस कि कुछ कॉमन पार्ट है इसमें, जो क्या है बच्चों, नोट करिएगा, कुछ कॉमन पार्ट है इनमें जो दोनों में आपका है, ठीक है। इसका कुछ कॉमन पार्ट यहां पर है, इसका कुछ कॉमन पार्ट आपका यहां पर है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, ये वो कॉमन पार्ट है, ठीक है, यानी कि वो कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों यूनियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा का पूरा ये वाला सेट एंड इस पूरे सेट को अगर हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये आपके यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको यहां पर इसका वेन डायग्राम भी एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरीके से वेन डायग्राम भी आपको नजर आ रहा है कि ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, दोनों को हमने मिला दिया। जो बीच वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पार्ट को, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी यूनियन ऑफ सेट की, ठीक है। तो इसको अगर मैं थ्योरेटिकल फॉर्म पर रिप्रेजेंट करूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ ए और एक्स इज द मेंबर ऑफ बी, यानी कि ए यूनियन बी का कोई भी मेंबर आप पिक करोगे वो या तो सेट ए का मेंबर होगा या तो सेट बी का, दोनों में से किसी न किसी सेट का मेंबर जरूर होगा। और अब ये देख सकते हो कि बीच में कॉमन भी है, तो हो सकता है कि वो एलिमेंट ए और बी दोनों सेट का मेंबर हो। क्लियर है, दोनों सेट का मेंबर हो सकता है। तो ये कहानी हो गई बच्चों आपकी ए यूनियन ऑफ बी की। अब जब यूनियन समझते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो प्रॉपर्टीज को अगर आप देखें कि भाई अब मैं ए यूनियन बी बोलूं या बी यूनियन ए बोलूं, एक्चुअल में काम तो हम सेम ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों सेट को मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, बेसिकली यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ, तो ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं होता। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ 2 सेट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये बात समझ में आई क्लियरली। चलिए
नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, अगर आपके पास सपोज करो 3 सेट दे दिए जाए, अभी तो यहां पर 2 सेट है, सपोज करो एक सेट यहां पर और होता, ठीक है, तो A यूनियन B यूनियन ऑफ C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन ऑफ C, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो सिंबल हम यहां पर यूज करते हैं इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम एम्प्टी सेट से आपका डिनोट करते हैं। तो सपोज करो कि अगर मैं इसमें से एक सेट आपका हटा देता हूं, ठीक है, ये सेट मैंने हटा दिया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही सेट बच रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही सेट है और दूसरा कोई सेट लिया नहीं। तो अगर मैं ए और एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उन दोनों को कंबाइन करूंगा तो भाई किसके मेंबर्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेट ए के ही मेंबर्स आएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई मेंबर है ही नहीं। तो ए यूनियन फाई हमारा सेट ए के इक्वल आपका हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, सेट ए को उसी सेट के साथ यूनियन कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर कि सेट ए के ही इक्वल आएगा यहां पर। अगर हम पूरे यूनिवर्सल सेट की बात करें जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट और सेट ए का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि भाई ये जो पूरा आपको सेट दिख रहा है वो एक्चुअल में ए को कंटेन कर ही रहा था। तो यूनियन में क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे क्या? कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। तो भाई ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आपका यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आएगा। तो इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस किए थे हमने प्रीवियस क्लास में वो था आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो अब एक सेट को हम वापस से अपने रिकॉल करते हैं और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पिक्चर्स में एक्सप्लेन कर ही दिया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या, वो जो दोनों सेट में आपका कॉमन हो, ठीक है, क्या वो पार्ट जो दोनों सेट में आपको कॉमन दिख रहा है, यहां पर नजर आ रहा है ये वाला पार्ट है ना, तो जो पार्ट दोनों सेट में आपका कॉमन होता है उस पार्ट को हम इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर द मेंबर ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जो सेट ए और सेट बी दोनों के ही मेंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन मेंबर्स का कलेक्शन जो सेट ए में भी है और बी में भी है, और ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू डिनोट करते हैं। तो लिखने का इसको मेथड क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड मींस कि दोनों का मेंबर है, ए का भी एंड बी का भी, तो उनके कलेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू हम डिनोट करते हैं। तो अगर इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वेन डायग्राम आप देख पा रहे हो, और देन इनकी प्रॉपर्टीज भी आपका इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेट ए और बी का इंटरसेक्शन बोलूं या बी और ए का इंटरसेक्शन बोलूं, दोनों ही मैनर में हम एक्चुअल में कॉमन एलिमेंट पिक कर रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं, दोनों में ही आपका सेम आएगा, कोई डिफरेंट तो नहीं आएगा ना, पक्का। चलो 3 सेट ले लेंगे तो कोई डिफरेंट आएगा, तो चाहे मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूं उसके बाद सेट सी के साथ इंटरसेक्शन ले लूं, या फिर मैं बी और सी सेट का इंटरसेक्शन लूं और उसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले लूं, तो भी हमें सेम सेट ऑफ मेंबर्स ही फाइंड होंगे। तो बच्चों ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के नाम से इसको हम जानते हैं। एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, सेट ए है, तो अगर हम दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें तो जब एम्प्टी सेट में कोई मेंबर ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कुछ आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो जब कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इन दैट केस क्या हो जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें और यूनिवर्सल सेट से किसी एक सेट का इंटरसेक्शन ले तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल यानी कि जिसमें गिवन सेट के सभी मेंबर्स हो, और अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जो गिवन सेट है सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट तो कॉमन आएगा। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए हमारे पास सेट ए के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेट ए का उसी के साथ इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाता है? वही सेट आता है। तो ये प्रॉपर्टीज बच्चों हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस की। नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो इंटरसेक्शन आपका होता है वो यूनियन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन पहले बी से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बी को मिला, फिर उसके बाद सी को मिला और इनका यूनियन हो गया। तो ये क्या बना बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। सेम चीज हम यूनियन के लिए भी बात कर सकते हैं कि यूनियन को अगर आप देखो तो वो भी इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो ए पहले बी से मिला एंड
ए आपका सी से मिला, दोनों से मिल गया। तो इस तरीके से ये बच्चों हमको यहां से निकल करके आता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बच्चों में यहां पर बात करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेशन बच्चों यहां पर क्या है, देखो डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट को समझने के लिए बेसिकली यहां पर मुझे सीधे सीधे आपको, अभी हम वेन डायग्राम तो हटा देते हैं, है ना, सिर्फ इनकी हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट को बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ इनकी हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सेट ए सेट बी से किस सेंस में अलग है। डिफरेंस का मतलब क्या, जो दोनों से अलग हो कुल मिलाकर के। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं कि ये सेट हमारे पास ए है और ये एक सेट हमारे पास बी है, ठीक है, तो अगर मैं जब इस तरीके से सेट को रख देखता हूं, जब मैं सेट को ऐसे विजुलाइज करता हूं, तो ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाना, ऐसे लिखना चाहिए, हाँ जी एक सेकंड, हाँ जी ये कैसे क्या, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से देखना बच्चों। जब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक दूसरे से मिले हुए, इनमें कुछ एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं बच्चों, कॉमन है, वो कॉमन एलिमेंट बीच में है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट में, दो तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है आपका a माइनस बी एंड b माइनस ए। देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b in this order is the set of elements which belongs to a but not belongs to b। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका ऐसे समझेंगे कि ये हमारे पास एक सेट a है और एक सेट b है, ठीक है। ये चीज आप यहां पर देख पा रहे हो, ये बीच में पार्ट क्या है जो दोनों में कॉमन रहा है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। a माइनस बी की अगर बच्चों मैं यहां पर बात करूं तो a माइनस बी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स को डिनोट करता है जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के मेंबर्स है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के मेंबर्स है। तो ये वाला पार्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जितना भी येलो वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जितना भी येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में ये येलो वाला पार्ट आपका a माइनस बी को डिनोट करता है। और अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं समझने के लिए, अब अगर मैं इसका सिर्फ व्हाइट वाले पार्ट की बात करूं, सिर्फ व्हाइट वाले पार्ट की बात करूं, तो व्हाइट वाला पार्ट सिर्फ b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बेसिकली, है ना, समझ गए, तो a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि सेट a में से b के एलिमेंट को निकाल दो, ठीक है, सेट a में से b के एलिमेंट को निकाल दो, तो क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि सेट b में से a के एलिमेंट को निकाल दो तो b माइनस का a बन जाएगा। तो ये चीज बच्चों यहां पर हम आपका ऑपरेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, सपोज करो एक सेट x है, ठीक है, जिसमें मेंबर्स है a b c एंड d, और एक सेट y है जिसके एलिमेंट है f b d g। अब देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ कि सेट x में से सेट y के एलिमेंट को बाहर कर दो। तो भाई ये देखो कि अगर मैं सेट x में से y के एलिमेंट को बाहर करूंगा तो कौन से एलिमेंट यहां पर आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट बाहर चले जाएंगे। पहली बार देखो, b क्या है, सेट y का भी मेंबर है, और d क्या है, ये भी सेट y का मेंबर है। ये दो मेंबर्स है सेट x में जो सेट y के भी मेंबर्स है। तो x में से y को बाहर कर रहे हैं, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, a कॉमा में c। तो ये डिनोट करता है आपका x माइनस वाई को। सेकेंड में एग्जाम्पल में हम y माइनस में x कर रहे हैं, तो y और x में भी अगर आप देखोगे तो दो एलिमेंट है b और d जो सेट x के हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे बच्चों, बाहर कर देंगे। तो अगर मैं y माइनस एक्स निकालूंगा तो यहां पर आपके पास सिर्फ f कॉमा g बचेगा। क्लियर है, ओके। और उसके बाद अगर मैं x इंटरसेक्शन y की बात करूंगा तो x इंटरसेक्शन y, वो तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट b और d दोनों में कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y आपके पास b कॉमा d के इक्वल आएगा। तो बच्चों एक चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व की होगी कि एक्चुअल में x माइनस वाई का मतलब क्या है। x माइनस वाई का मतलब है कि सेट x में से मैं उन एलिमेंट को, है ना, उन एलिमेंट को बाहर कर दे रहा हूं जो x इंटरसेक्शन y को बिलोंग करते हैं। x में से उन एलिमेंट को मैं क्या कर दे रहा हूं बच्चों,
उनको एग्जिट कर दे रहा हूं, उनको मैं बाहर निकाल दे रहा हूं जो x इंटरसेक्शन y में बिलोंग करते हैं। और y माइनस एक्स एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि y माइनस एक्स बोल रहा है कि भाई हम सेट y में से उन एलिमेंट को बाहर कर देते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट को बाहर कर दे रहे हैं जो कि x और y दोनों में आपका कॉमन है। ओके, जो कि x और y दोनों में आपका कॉमन है। तो सोचिए ये है कहानी आपके पास। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई x माइनस वाई का मतलब है कि सेट x में से कॉमन एलिमेंट हटा दो x और y के, और y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, y में से x और y के कॉमन एलिमेंट को बाहर कर दो। ये बात क्लियरली समझ में आई? ओके, बढ़िया, सिंपल लग रहा है। तो आपने देखा b और d को हमने बाहर कर दिया, ठीक है, पक्का। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे, जैसे कि ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास सेट x माइनस वाई है, ओके, और दूसरा हमारे पास y माइनस में x है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों सेट में x माइनस वाई और y माइनस एक्स में क्या कुछ आपको कॉमन है, यानी कि इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, इन दो सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो हमको क्या मिलेगा? इन दो सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या x माइनस वाई और y माइनस एक्स में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। मतलब कि x माइनस वाई इंटरसेक्शन y माइनस एक्स क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। आई बात समझ में? अगर मैं सेम चीज आपसे पूछूं, क्या x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, क्या इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नहीं दिख रहा ना? मतलब कि अगर मैं ये बोलूं, इतना तो समझ में आ गया। अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि x माइनस वाई में इंटरसेक्शन y माइनस में x में इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y में, ये थ्री डिफरेंट सेट है, और अगर मैं तीनों में से कॉमन एलिमेंट ढूंढूंगा तो क्या तीनों में से कुछ भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये भी आपके पास एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा। और अगर तुम ऑब्जर्व करो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मैं x माइनस वाई ये वाले सेट को यूनियन कर देता हूं y माइनस एक्स के साथ, और यूनियन कर देता हूं x इंटरसेक्शन y के साथ, यानी कि अगर मैं x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y तीनों को अगर यूनियन कर दूं, मिला दूं, तो ये किसके इक्वल आएगा? और अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये हमको बच्चों x यूनियन y के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? x यूनियन ऑफ y के। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन y तीनों को अगर हम मिला रहे हैं तो सभी एलिमेंट आ जा रहे हैं। किसके? x के भी और y के भी। तो मिला देने पर हमको क्या मिल जा रहा है? पूरा का पूरा x यूनियन ऑफ y मिल जा रहा है। तो ये दोनों आपके बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आपको नोट करना है ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके बढ़िया तरीके से लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये याद करने मतलब किसको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि x माइनस वाई में, y माइनस एक्स में और x इंटरसेक्शन y, ये तीनों के तीनों आपके डिसजॉइंट सेट हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था व्हाट आर द डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट को अगर हम ऐसे बोले कि एक सेट ये है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, मतलब कि दूर दूर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपकी क्या है? डिसजॉइंट है। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं ये ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है, पेज तो उड़ रहे हैं हमारे, ठीक है, और अगर जैसे ही इनको अगर कुछ कॉमन आ जाए कुल मिलाकर के, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर कुछ कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट आपके नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिकली हमने डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में पढ़ा, और यही चीज यहां पर मैंने आपको रिमार्क के फॉर्म पर भी एक्सप्लेन करी है कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब कि दोनों में से कोई भी सेट उठा लो, तीनों में से कोई भी दो सेट उठा लो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, डिसजॉइंट है। चलिए, और ये वेन डायग्राम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां पर इतना पार्ट जो आपका है, जिसको मैं ग्रीन पार्ट से शेड कर दे रहा हूं, ये पार्ट आपका a माइनस बी है, जिसको मैं रेड पार्ट से आपका शेडेड कर देता हूं, ये पार्ट आपका b माइनस में a है, और जिसको मैं यहां पर आपका ये व्हाइट कलर से ऐसे शेडेड कर देता हूं,
ये पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये चीज हमको निकल के आ रही है। सबको मिला देते हैं तो पूरा का पूरा यूनियन ऑफ सेट हमको मिल जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी का। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? चलो, तो यहां तक हमने समझा आपके पास थर्ड ऑपरेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है हमारे डिफरेंस ऑफ टू सेट की। ठीक है, अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, अब इसी का हम यूज करके एक नई प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं और हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को अगर हम बात करें तो हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझना। अभी इसको ऐसे समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट। देखो, अगर मैं यहां से मैन को हटा देता हूं, ये क्या है बच्चों, हमारा मैन है। ठीक है, अगर मैं मैन को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ी स्पेलिंग को छोड़ देना। मैन को मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, एक तरीके से कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि एक सेट अगर आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन समझिए कि एक कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में ऐसे एलिमेंट्स को डिनोट करता है, ऐसे मेंबर्स को डिनोट करता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, है ना, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक्चुअल में इसको डिनोट कर रहा है। एक कॉम्प्लीमेंट किसको डिनोट कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे मेंबर्स को डिनोट कर रहा है, ऐसे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है जो सेट ए के मेंबर नहीं होते, जो सेट ए के मेंबर्स नहीं होते हैं। ऐसे एक्स जो कि यूनिवर्सल सेट के तो मेंबर है बट ए के मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में क्या हुआ, ये हमारे पास डेफिनेशन आई कि एक्स वो जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हो लेकिन सेट ए के मेंबर्स ना हो। ठीक है, सेट ए के मेंबर्स ना हो, तो एक्चुअल में ए कॉम्प्लीमेंट को हम यूनिवर्सल सेट माइनस ए के थ्रू हम आपका डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए के थ्रू हम डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? चलिए, और अगर सिंपल सी बात है कि मैं सेट ए और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट, है ना, सेट ए और उसके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को मिला देता हूं, समझिएगा, सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट को मिला देता हूं, तो ये हमारे पास जो बनता है ये यूनिवर्सल सेट आ जाता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई अगर मैं क्या करूं यहां पर इस तरीके से, यानी कि अगर मैंने को हटा देना तो कंप्लीट बन जा रहा हूं। कंप्लीट हम एक तरीके से यूनिवर्सल सेट को बोल रहे हैं। तो कहानी ये बनी कि सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो मेंबर्स जो सेट ए के मेंबर नहीं है, वो है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। दोनों को अगर मैं यूनियन कर देता हूं, मिला देता हूं, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की एक प्रॉपर्टी भी यहां से निकल के आ जाती है। तो कहानी समझ में आई बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, वो मेंबर्स जो सेट ए के मेंबर्स नहीं है, समझ गए, वो जो सेट ए के मेंबर्स नहीं है उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। आया क्लियर? चलिए, तो अब आप यहां पर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैं आपको इस वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलिए, तो ये हमारे पास आपका सेट है। ठीक है, और इस सेट में अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये सपोज करो आपके पास एक सेट है। तो बच्चों इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स को छोड़ दे जो ये व्हाइट बॉक्स के अंदर है, तो जितने बचे हुए एलिमेंट आएंगे वो सब के सब एक कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आएंगे, जिसको हम ए डैश के थ्रू भी डिनोट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को दो तरीके से डिनोट किया जाता है, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा हम इसको ए के ऊपर इस तरीके से सी बना करके। ठीक है, सी फॉर क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सी फॉर क्या होता है यहां पर हमारे लिए, कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, कहीं कहीं पर कुछ और भी होता है। तो इस तरीके से ये चीज हमारे पास डिनोट हो गया। आई बात क्लियरली समझ में? पक्का कंफर्म है? आओ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल की हेल्प से इसको हम बढ़िया तरीके से समझते हैं।
टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। इसने क्या बोला कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हम ले रहे हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के बराबर है। ओके, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहां पर आपके पास कुछ हमको सेट दे दिए गए हैं, ठीक है, और इनके हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले है x सच दैट x इज द परफेक्ट स्क्वायर। क्या बच्चों, x सच दैट x इज द परफेक्ट स्क्वायर। सपोज करो ये आपके पास सेट A है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो भी 1 होगा। तो 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। ये सभी वो नेचुरल नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो भाई x सच दैट x इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करूं तो क्या बनेगा? वो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखूं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, x आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म पर लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो कि सभी एलिमेंट ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? देखो, जैसे कि 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 आपका नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ना जाने कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो रोस्टर फॉर्म पर कुछ एलिमेंट्स को लिख करके डॉट 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 लगा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप एग्जाम में बेहतर है कि दोनों तरीके से लिख करके आओ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सपोज करो बच्चों ये हमारे पास एक सेट B है, ये क्या है? हमारे पास सेट B है। तो जो नंबर्स 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ऐसे नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है सेट B। और जो नंबर्स आपके सेट 3 एलिमेंट 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर्स हमारे क्या बोलेंगे? वो नंबर्स हमारे 15 से डिविजिबल होंगे। तो मतलब कि गिवन सेट B उन मेंबर्स का कलेक्शन है, उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो 15 से डिविजिबल है। किससे? 15 से डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी एलिमेंट, आप एक एलिमेंट बताओ जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो आपके माइंड में सबसे पहला एलिमेंट आएगा 15। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, क्या आएगा? 30। उसके बाद क्या आएगा? 45। फिर क्या आएगा? 60। तो ये वो एलिमेंट है जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 15 लिख दो, या तो डायरेक्ट 15 लिख दो, या फिर 3 एंड 5 लिख दो, तो भी एक ही बात निकलेगी। और रोस्टर फॉर्म पर अगर इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को छोड़ दिया, 16 17 18 19 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है? जो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट है लेकिन कोई रूल नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप पहले इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करो कि B कॉम्प्लीमेंट इज द दोज एलिमेंट विच इज नॉट डिविजिबल बाय 15, जो 15 से डिविजिबल नहीं है, तब वो इस
रोस्टर फॉर्म जो आपने लिखा है तब वो उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए कई बार सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि हम किन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। 2x plus 1 क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान समझिएगा, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10 है, 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2x ग्रेटर देन आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 2x क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन 9, और x मस्ट बी ग्रेटर देन 9/2। इट मीन्स कि आपके पास 4.5। तो भाई 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर्स। ओके, तो एक्चुअल में ये जो गिवन सेट है, सपोज करो ये सेट सी है, तो सेट सी के अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो सेट सी के मेंबर्स कौन कौन से हैं? सेट सी के मेंबर्स हैं आपके पास 5 6 7 डॉट 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 सारे। ठीक है, ये सेट सी के मेंबर्स है। 4.5 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सेट सी के मेंबर है। लेकिन अगर मैं सेट सी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो इसका मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4। तो ये वो एलिमेंट है जो इनसे छोटे हैं। तो ये बेसिकली हमको यहां से निकल करके आ गया। क्लियर है बच्चों? तो आई बात समझ में, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। यूनिवर्सल सेट हमने लिया है नेचुरल नंबर्स का सेट, तो नेचुरल नंबर्स के सेट से गिवन सेट के एलिमेंट्स को बाहर कर दो, तो जो सेट बचेगा वो हमारे पास उस पर्टिकुलर गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? उस पर्टिकुलर गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक यू क्या है? एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक प्लेन पर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और यहां पर ए एक सेट है और ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिनमें एक एंगल, उस ट्राइंगल का कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री का नहीं है। समझ रहे हो? एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि तीनों ही एंगल 60 डिग्री के नहीं है, अलग अलग आ गए, 50, 50, 80 ऐसे भी ट्राइंगल्स आ गए। मतलब कि वो ट्राइंगल्स भी आ सकते हैं सेट ए में जिनमें एक भी एंगल 60 डिग्री का नहीं है, या एक एंगल 60 डिग्री का, या दो एंगल 60 डिग्री के। सिर्फ सेट ए में वो मेंबर्स नहीं है जो जिनके सभी एंगल्स आपके 60 डिग्री के हों, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमारे सेट ए के मेंबर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेन में लाई करने वाले जितने भी ट्राइंगल्स है ना, उनमें से अगर हम उन सभी ट्राइंगल्स को हटा दें जिनका कम से कम एक ऐसा एंगल है जो 60 डिग्री का नहीं है, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास जो बचेगा वो होगा आपका सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास यहां पर बच जाएगा बच्चों सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ये सेट हमारे पास बचेगा। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हमें इसके लिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फॉर्म पर लिख दिया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं उन सभी के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। आई बात क्लियरली समझ में? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम ए सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए नेक्स्ट में बच्चों हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉज में अगर मैं बात करूं, किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देते हैं तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, ओके। किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो हमें मालूम है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो उनमें कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज अ एम्प्टी सेट। ओके, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ हुए। इसके बाद नेक्स्ट में आता है बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, इसको अच्छे से नोट करना। डिमॉर्गन्स लॉ, पहला डिमॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब बच्चों यहां पर एक इसको हम इंटरेस्टिंग वे में लर्न करने का तरीका देखेंगे कि भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूं सेट ए और बी के यूनियन को। ओके, आपको मालूम है जब माइनस अंदर जाता है तो क्या करता है, निगेटिविटी जिसके भी अंदर जाएगी वो इंसान बदल जाएगा, है ना। आपका दोस्त ना आपसे उसको, आपके दोस्त को किसी उसके कानों में किसी ने कुछ भर दिया कि ये ना तुम्हारे लिए ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो आपके दोस्त का नेचर बदल जाएगा ना, बदलेगा। तो निगेटिविटी क्या करती है, नेचर बदल देती है। तो भाई अगर हम निगेटिविटी अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, u माइनस में a, निगेटिविटी अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिक यूनियन की नेचर को, यूनियन मतलब कि मिलना, तो यूनियन अगर मिलना है तो उसका नेचर डिफरेंट कर दे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन आपके पास u माइनस में b के इक्वल होता है, और u माइनस ए को हम a कॉम्प्लीमेंट के थ्रू डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन u माइनस b को हम b कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आपका डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? और इसी हेल्प से हम आपका सेकंड भी बता सकते हैं कि भाई a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से आपने a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया तो निगेटिविटी अंदर गई, उसने इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दिया और यहां पर u माइनस में b आया। तो इस तरीके से a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपको b कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। तो भाई ये दोनों हमारे डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इनको हम आपका डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियरली समझ में आई? भूलोगे तो नहीं? पक्का भूलोगे तो नहीं ना? चलो इजी लग रहा है, कोई टफ लग रहा है कि यहां पे किसी को? देखो भाई, मुश्किल लग रहा हो, कहीं पर लग रहा हो कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, है ना। अगर आपको कहीं पर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। तो कॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल, है ना। कितनी अच्छी बात है। और कॉम्प्लिकेटेड का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, यानी कि यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लिकेटेड को बाहर कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल। मतलब कि यही चीज आपको सिंपल लगने लग जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जहां पर दिक्कत है बताना, मैं सेट थ्योरी अप्लाई करूंगा और तुम्हारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, है ना। सिंपल मतलब कि आसान हो जाएगी, सिंपल का मतलब वो नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो, यूनिवर्सल सेट ये है, सेट ए है, बी है हमारे पास। ठीक है, आपसे पूछा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर इसको वेरीफाई करना है। तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल। पहले ए यूनियन बी आप निकालोगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने का तरीका है कि पहले तो आपने ए यूनियन बी फाइंड किया, तो वो हमको मिल गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या हो बच्चों, ए यूनियन बी मिल गया। उसके बाद अगर आपसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 2 से लेकर के 8 तक के एलिमेंट को बाहर कर दोगे, तो यहां पर आएगा 1 कॉमा में आपका 9, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, उसके बाद अगर सिर्फ आपसे एक कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 2, 4, 6, 8 को अगर हम हटा देते हैं तो 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8 को हटा रहे, 1, 3, 5, 7, 9 आ गया बच्चों। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो यानी कि 2, 3, 5, 7 को हटा देंगे तो यहां पर आएगा 1, 2, 3 और यहां पर 4 आएगा, फिर 5 है तो यहां पर आपका 6 आएगा, 7 है तो यहां पर 8 आएगा और 9 आएगा। क्लियर? चलिए, तो अब भाई ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हो तो कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 और 9 सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर आपका 1 और 9 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का जो सेट मिला वही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का
सेट मिला। तो इस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए भी आपके बोर्ड्स एग्जाम बोल रहा हूं, मतलब कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आई बात समझ में? हाँ, आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज क्लास में नोट डाउन हो पाए, है ना। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें छूट जाती है, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम कभी कभी नोट नहीं कर पाते। तो बेटा अगर मैं नोट करने का एक्स्ट्रा टाइम तुमको देता हूं तो हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको इस क्लास की जो स्लाइड्स हैं, जो नोट्स हैं, वो हमारे लर्न एंड फन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जाइएगा, वहां से अपना फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, एक स्लाइड, तो पूरे के पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों। सिमिलरली आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। चलिए, अब कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, कि सेट एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो। समझने की कोशिश करना, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ए के मेंबर को हटा दिया। ओके, अब देखना, सेम चीज अगर मैं क्या करूं, अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, मतलब कि अब यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर रहा हूं आपके सेट यू माइनस में ए को। क्लियर है बच्चों? अब क्या कर रहा हूं, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर रहा हूं। तो भाई क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से अगर यू माइनस ए के एलिमेंट को माइनस करोगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, सेट ए के इक्वल आएगा, वापस से हमें सेट ए मिल जाएगा। तो पहले कॉम्प्लीमेंट लिया तो बाहर के एलिमेंट मिल गए, अब बाहर के एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो फिर से हमें अंदर के एलिमेंट मिल जाएंगे। क्लियरली समझ में आ रहे हैं ना? इस तरीके से समझो कि एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जितने भी बाहर के एलिमेंट हैं वो सभी। ओके, अब अगर मैं बाहर के एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं तो फिर से सिर्फ अंदर के ही एलिमेंट बचेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है बच्चों, सेट ए के ही बराबर होता है। इसको लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इम्प्टी सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल से इम्प्टी को बाहर करना, मतलब कि कुछ भी बाहर नहीं करना, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर पूरे यूनिवर्सल सेट को उसी से कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए, यानी कि यूनिवर्सल सेट से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, तो यूनिवर्सल सेट के पास कुछ बचेगा नहीं, तो इम्प्टी सेट बचेगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इम्प्टी सेट होता है और इम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ये आपके पास लॉज ऑफ इम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट के लिए निकल के आता है। क्लियर है? तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, है ना। अब यहां से थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। अभी तक हम क्या बात करते थे, अभी तक हमने ऑपरेशन में यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा और डिफरेंस ऑफ सेट देखा। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर बात करी। इसमें हमारा जो पूरी की पूरी बातचीत थी वो किस पर थी, सेट और उसके मेंबर्स पर। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सेट थ्योरी का यूज करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स को फाइंड करने के लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि कौन कौन से मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे उसका यूज करेंगे हम यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों एक सिंपल सी बात आपसे मैं अगर पूछूं, आप ऐसे बताइएगा, सपोज करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में समझेंगे बेसिक तरीके से, कि मान लो एक सेट ए है, ठीक है, मैं यहां पर सेट भी लिखूंगा ताकि आप समझ भी पाए। सेट ए है, मेंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मेंबर इन द सेट ए, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। ओके, लेट्स सपोज एक सेट आपके पास बी है जिसमें मेंबर्स है मान लो आपके पास 4 5 6 7। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट बी, सेट बी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो आपको देख रहे हैं टोटल 4 मेंबर्स है, तो यहां पर 4 आ गया। ठीक है, अब आप सिंपल तरीके से यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर यूनियन ऑफ दीज टू सेट ले लूं, सेट ए और बी का यूनियन ले लो, तो यूनियन में आप क्या करोगे, पहले सेट ए के मेंबर्स को लिख लोगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर सेट बी के मेंबर्स को लिखना जब शुरू करोगे तो देखोगे 4 और 5 ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर 6 और 7 को लिखोगे। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी कितने आए, ए यूनियन बी में कितने सेट आपके आए, तो आपका आंसर क्या होगा, आप अगर इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7,
तो टोटल 7 एलिमेंट यहां पर आ गए। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, ठीक है, तो दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, एन ए प्लस एन बी अगर मैं करता हूं तो ये हमको आपका 9 मिलता है। तो क्या डिफरेंस मिला, एन ए प्लस एन बी में और एन ए यूनियन बी में कितना डिफरेंस आया, इसमें जो डिफरेंस आया वो 2 का डिफरेंस आया। और ये 2 का डिफरेंस क्यों आया, ये 2 का डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज दोनों सेट में आपका अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 2 एलिमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे। 2 एलिमेंट कैसे थे बच्चों, जो कॉमन थे। दैट्स वाई एन ए प्लस एन बी और एन ए यूनियन बी में 2 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो यहां से बच्चों एक चीज क्या पता चल रही है कि भाई अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं ताकि तुमको ये चीज बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, बिल्कुल आसान लगे। तो ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। पहले आपने सेट ए के मेंबर्स को गिना, ठीक है, सेट ए के सारे मेंबर्स गिन लिए तुमने, बहुत ही बढ़िया, 1 2 3 4 5 मेंबर्स गिन लिए। फिर आपने सेट बी के मेंबर्स को गिन लिया, 4 5 6 7, ओके, सेट बी के मेंबर्स आपने गिना, अच्छा 4 मेंबर्स है। फिर किसी ने बोला अरे भाई साहब तुमने 4 और 5 को 2 बार काउंट कर लिया, अच्छा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट को जो ए और बी दोनों में कॉमन है, जो सेट ए एंड बी दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से बच्चों हमको एक फॉर्मूला निकल करके आता है नंबर ऑफ मेंबर्स फाइंड करने का, कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी माइनस में नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखना, यहीं से तो मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, ओके, ये पक्का क्लियर है, ओके। एक छोटी सी चीज समझना जरूरी है, अभी मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। मान लो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए माइनस बी, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए माइनस बी, तो बेसिकली आपको क्या मालूम है कि सेट ए में से हम उन मेंबर्स को बाहर करेंगे जो सेट बी के हैं। तो सबसे पहले आपने सेट ए के मेंबर्स को गिन लिया कि सेट ए में कितने मेंबर्स हैं। अब सिर्फ देखना, जब जब मैं एन का यूज कर रहा हूं मतलब मेरा फोकस किस पर है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के पहले मेंबर्स देखे कितने हैं, उसमें से वो देखा कि बी के कौन कौन से एलिमेंट है। अच्छा, तो 4 और 5 दो ऐसे एलिमेंट थे जो सेट बी के थे, तो भाई सिर्फ हमको ए माइनस बी में वो एलिमेंट चाहिए या वो नंबर ऑफ काउंट चाहिए जो केवल ए में है, बी के मेंबर नहीं है। तो एन ऑफ ए माइनस में आपका एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। सिमिलरली बच्चों, अगर आपसे नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी माइनस ए पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा कि सेट बी के मेंबर्स को काउंट कर लो, ठीक है, सेट बी के मेंबर्स को काउंट कर लो। उसके बाद देखो कि बी में कौन कौन से एलिमेंट है जो ए के भी हैं, तो आपकी नजर के 2 एलिमेंट हैं, तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन वाले हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी यहां पर आप माइनस कर दो, तो ये ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आपको निकल करके आ जाता है। क्लियर है, आई बस समझ में। चलो बेटा, अब ये चीज अगर तुम्हें क्लियरली समझ में आ गई है तो अब तुम्हें एक्चुअल में जो समझना है वो है इनका मीनिंग, कि भाई साहब सर आपने मुझे सब कुछ बताया तो सही, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इनकी मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन इंटरसेक्शन ए माइनस बी, बी माइनस ए। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इनका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि ए माइनस बी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर द मेंबर्स ऑफ ए और बी। तो एक्चुअल में ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है ए और बी को, या फिर इसको हम आइदर ए और बी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको एटलीस्ट ए और बी के नाम से भी जानते हैं, एटलीस्ट ए और बी। ये 3 नाम है बच्चों जो हमारे पास ए यूनियन, एक सेकेंड रुकना, जो हमारे पास ए यूनियन बी के लिए आते हैं, ए और बी,
आइदर ए और बी, एटलीस्ट ए और बी, इन तीन नाम से आपको हमें जब भी ऐसा कुछ बोला जाएगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए बच्चों? ए यूनियन ऑफ बी की बात आनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी की जब हम बात करते हैं, नोट करना, जब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए एंड बी। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए एंड बी, मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए एंड बी, जहां पर ए और बी था यहां पर ए एंड बी। ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों ओनली ए, यानी कि जो सिर्फ ए के मेंबर्स है। बी माइनस ए का मतलब होता है बच्चों आपका ओनली बी, जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बच्चों आपके पास ए माइनस बी की, यानी कि ओनली ए, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर जो सिर्फ ए के मेंबर्स हैं तो ए माइनस बी के थ्रू डिनोट किया जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर जो सिर्फ बी के, ओनली बी, सेट बी के मेंबर्स है, केवल सेट बी के, तो बी माइनस ए के थ्रू डिनोट किया जाएगा। जो आइदर ए और बी या ए और बी या ए एटलीस्ट ए और बी के मेंबर्स है, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी की बात कर रहा है। और ए एंड बी के मेंबर्स की बात करेगा तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है? चलो, ये सबका सब नोट कर लेना, और इसी को अभी हम देखोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे उड़ेंगी। चलिए आगे पर बात करते हैं। अभी ये वेन डायग्राम क्या डिनोट कर रहा है? ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एम्प्टी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर मैं ये बोलूं कि सेट ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? जब मैं ए यूनियन बी करूंगा तो पहले सेट ए के सारे मेंबर्स आएंगे, फिर सेट बी के सारे मेंबर्स आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मतलब कि कुछ भी कम नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जब ए इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी है, मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस केस में आपका एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में आपका एन ऑफ बी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये इस केस में जब ये क्या है आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट केस बच्चों ये हमारे पास बन गया, तो ये चीज हमको आपका इसमें समझ में आ गई कि जब इंटरसेक्शन मिल गया तो मतलब कि एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास एन ऑफ ए प्लस में आपके पास एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। क्लियर है? चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पे यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि भाई ए यूनियन बी में टोटल कितने मेंबर होंगे। तो पहले सिर्फ सेट ए माइनस बी वाले एलिमेंट को काउंट कर लो, फिर बी माइनस ए के सभी एलिमेंट को काउंट कर लो, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को काउंट कर लो। तो कुछ बचा क्या? नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो मतलब यूनियन ऑफ टू सेट के बराबर आ गया। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, आई बात समझ में? हो गया? डन है? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल है, स्कूल में कितने टीचर्स है बच्चों? 20 टीचर्स है। हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जहां तुमको ये नजर आया तो दिमाग में और को देख करके यूनियन की बत्ती, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, यूनियन की लाइट आपके माइंड में जल जानी चाहिए। किसकी लाइट जल जानी चाहिए बच्चों? यूनियन की, क्योंकि आपको नजर और पर पड़ गई। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहां पर मैथमेटिक्स को, ठीक है, द मैथमेटिक्स को सपोज करो एम से डिनोट कर दूं और फिजिक्स को अगर मैं यहां से आपका पी से डिनोट कर दूं, ठीक है,
तो आपको यहां पर दे रखा है कि 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब कि M यूनियन P, ये हमारे पास 20 है। ओके, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, यहां पर केवल मैथमेटिक्स, यहां पर क्या लिखा है 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर्स वो हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें एक बात समझने की कोशिश करना कि अगर ये बोल रहा है कि 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी कि 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मतलब ये है कि 12 वो है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। हो सकता है कि कोई मैथमेटिक्स के टीचर फिजिक्स भी पढ़ा लेते हो, है ना, होता है कि नहीं होता। मेरे स्कूल में जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते थे। तो मैथ्स पढ़ा लेने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि मैथ्स के अलावा भी कुछ पढ़ा लेते हो। कि अगर ये लिखा है कि 12 टीच मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 हैं, और वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ाते हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो n ऑफ m हमको यहां पर क्या दे दिया बच्चों, 12 दे दिया। आगे पर यह भी बोल दिया कि 4 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो जब भी तुम्हें एंड नजर आता है तो तुम्हें ये वाला सिंबल याद आना जाना चाहिए, ठीक है। तो n ऑफ m इंटरसेक्शन p क्या है बच्चों, हमारे पास 4 है। तो हमको पूछ रहा है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने हैं जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n ऑफ m यूनियन ऑफ p इक्वल टू n ऑफ m प्लस में n ऑफ p माइनस में n ऑफ m इंटरसेक्शन p के इक्वल। तो यहां पर अगर मैं सभी वैल्यूज को पुट कर देता हूं तो ये 20 है, n ऑफ m आपके पास 12 है, n ऑफ p आपको फाइंड करना है, माइनस में m इंटरसेक्शन p है, ये आपके पास 4 है, ठीक है। तो क्या बन गया 12 माइनस 4 यानी कि 8 आया, ठीक है। तो n ऑफ p की अगर हम बात करें तो 20 माइनस में 8 कर दोगे तो यहां से आंसर आपको 12 ही आएगा। तो बेसिकली फिजिक्स पढ़ाने वाले जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, योर आंसर इज 12, यानी कि 12 ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ा लेते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और हमने इसको इस तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 ऐसे जिनको क्रिकेट पसंद है। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। अब यहां पर बात यह समझनी है कि स्कूल में है 35 और बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। मतलब कि 35 वो स्टूडेंट हैं स्कूल के जिनको क्रिकेट और फुटबॉल में से कम एक गेम खेलना तो पसंद है ही, और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों गेम खेल लेते होंगे, इनको दोनों ही गेम बहुत ही पसंद होगा, दोनों ही गेम वो लाइक करते होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ प्लेयर्स, अगर आप ध्यान से देखो तो 35 डिनोट कर रहा है यहां पर 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो n ऑफ c हमारे पास है 24। 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो n ऑफ f की अगर हम बात करें तो हमारे पास 16 है, और 35 वो है जो कम से कम कोई ना कोई गेम खेलते ही हैं, तो n ऑफ c यूनियन f की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 35 है। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही पसंद है। हमको n ऑफ c इंटरसेक्शन f निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे तो n ऑफ c यूनियन ऑफ f इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ f माइनस में आपके पास n ऑफ c इंटरसेक्शन f अप्लाई करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो सब कुछ सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो ये बन जाएगा आपके पास 35 और यहां पर बना 24 प्लस 16 माइनस में n ऑफ c इंटरसेक्शन f, तो n ऑफ c इंटरसेक्शन f इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3 या 40 माइनस में 35, योर आंसर इज 5। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 निकल के यहां पर आ जाएगा। डन है, क्लियर। तो भाई इस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice. 100 वो थे जिनको एप्पल जूस वो पसंद करते हैं, है ना, और 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 वो हैं जिनको ऑरेंज जूस पसंद है. 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज जूस. हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस. तो एक्चुअल में अगर बच्चों में बात करूं, ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास एप्पल, नोट करिएगा, एप्पल और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट है ना. नाइदर एप्पल और नॉर ऑरेंज का मतलब है कि एप्पल और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट. यानी कि पहले तो हम ये निकाल लें कि नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट जिनको एप्पल और ऑरेंज में से कोई ना कोई एक जूस पसंद है, उनको निकाल लेते हैं. उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि सर्वे किया गया है 400 स्टूडेंट में, तो 400 में से कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनको एप्पल भी पसंद नहीं होगा, जिनको ऑरेंज भी पसंद नहीं है. तो वो स्टूडेंट को हम काउंट करना चाहते हैं जिनको ना तो एप्पल पसंद है ना ही ऑरेंज पसंद है. ये क्लियरली क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल पसंद करने वाले, एप्पल जूस लेने वाले 100 हैं. ऑरेंज जूस लेने वाले अगर मैं देखूं तो एन ऑफ ओ आपके पास 150 है और 75 वो हैं जो एप्पल एंड ऑरेंज जूस दोनों ही आपका लाइक करते हैं. क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अगर मैं यहां से एन ऑफ ए यूनियन ऑफ ओ निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 प्लस में 150 माइनस में आपके पास 75. तो ये बन गया आपके पास 250 माइनस में 75, तो कितना बन गया 200, फिर 25 और माइनस कर दिया तो 175. 175 वो हैं जिनको एप्पल और ऑरेंज में से कोई ना कोई जूस तो पसंद है. अब अगर निकाला जाए एन ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 400 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिन पे सर्वे किया गया, इसमें से 175 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2. ठीक है, और इधर से आ जाएगा आपके पास 4 में से 1 3 तो ये आपके 225. योर आंसर इज 225. क्लियर है बच्चों? ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 225, वो जिनको एप्पल और ऑरेंज में से कोई भी जूस आपका पसंद नहीं करते. ठीक है, चलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई है, जल्दी से बता दो. क्लियरली समझ में आया? जिनको एप्पल और ऑरेंज में से कोई भी जूस पसंद नहीं है वो हमारे पास 225 स्टूडेंट है. ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आए, मूव करें. चलो अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड कार बी. 400 वो है जिनको कार ए ओन करते हैं, 200 वो हैं जो कार बी ओन करते हैं, 50 ऐसे हैं जो ए एंड बी दोनों कार को ओन करते हैं. इज दिस डेटा इज करेक्ट? क्या ये डेटा आपका करेक्ट है? आपको ये पूछ रहा है. ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है इज दिस डेटा इज करेक्ट, क्या ये डेटा करेक्ट होगा? तो बच्चों एक छोटी सी चीज यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले सर्वे कितने लोगों में किया गया, 500 लोगों में. ओके, हमने 500 कार ओनर्स में सर्वे किया गया. ठीक है, और ऐसा करने पर हमने ये फाइंड करें कि नंबर ऑफ ओनर्स जो आइदर कार ए और कार बी को ओन करते हैं वो कितने हो जाएंगे, कार ए को ओन करने वाले 400, कार बी को ओन करने वाले 200, और वो जो दोनों कार को ओन करते हैं माइनस में 50 कर दो. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 600 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा 550. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 500 लोगों का सर्वे कर रहे हो और आपको यह पता चले कि उन 500 लोगों में से 550 लोग ऐसे हैं, 500 लोगों में से 550 लोग ऐसे हैं जिनके पास आइदर कार ए और कार बी है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई साहब ये क्या बकवास कर रहे हो, 500 लोगों से पूछने पर 550 ओनर कैसे निकल करके आ गए, है ना?
हमने अगर 500 लोगों पे सर्वे किया है तो हाउ कैन वी गेट 550 नंबर ऑफ ओनर्स दैट ओन कार ए और बी? द डेटा इज इनकरेक्ट, आपका डेटा गलत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर सर्वे 500 लोगों में किया गया तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो लेस देन इक्वल देन 500 होगा। वो कभी भी 500 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि आपने पूछताछ जो करी है, जो पूछा है लोगों से, सर्वे किया है, वो 500 लोगों में किया है। तो ए और बी कार रखने वाले नंबर ऑफ पीपल्स आपके 500 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इस वजह से इज डेटा करेक्ट? नो, डेटा इज इनकरेक्ट। डेटा इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमारा डेटा कैसा है? हमारा डेटा इनकरेक्ट है। चलो, ओके, क्लियर है? डन, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। तो ध्यान समझना, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है 1000 जिन पे सर्वे किया गया है ना, और ये निकल के आया 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, यानी कि 720 वो कंज्यूमर्स थे जो प्रोडक्ट ए लाइक करते थे, 450 वो कंज्यूमर्स थे जिनको आपका प्रोडक्ट बी लाइक करते थे, एंड व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। आपको ये बताना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। हमको वो कम से कम लोग बताने हैं जो आपका, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही प्रोडक्ट पसंद करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वो कम से कम। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। एक बहुत बेसिक सी बात समझना बच्चों, सपोज करो यहां पर मैंने लिखा है 5 + 7, नोट करना 7 + 5 कितना हुआ? 12, और यहां पर माइनस का 2 कर दिया, तो ये क्या हुआ? 10 हुआ। ओके, आप अगर सोचो 5 + 7 मान लो ये है और ये है, दिमाग लगाना, यहां पर -2 मान लो ए इंटरसेक्शन बी है। प्रैक्टिकल तरीके से समझना, ए इंटरसेक्शन बी, हमें इनका लीस्ट नंबर चाहिए, इनका लीस्ट। तो अगर तुम सोचो जैसे जैसे तुम इसको कम करोगे, अभी ये 2 है, इसको 1 कर दो तो ऑटोमेटिक यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। इसको तुम 0 कर दोगे तो यहां पर आपका ये इंक्रीज होकर 12 पहुंच जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे तुम इसको, यानी कि जब ये आपका लीस्ट होगा, इसका मतलब क्या है? तब हमारे पास ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। क्लियर है? जब ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी लीस्ट होगा, कम होगा, क्योंकि माइनस में है, तो जब ये कम होगा तो डेफिनेटली हमारे पास ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। और ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? 1000। ओके, तो अगर मैं ए यूनियन बी को 1000 ले लेता हूं, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया, तो अब आप यहां पर क्या आएगा? एन ऑफ ए। अब यहां पर वैल्यूज को रख दो, नोट करना, जब इसका मतलब मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि मैक्सिमम ऑफ एन ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, माइनस में मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि इसका मैक्सिमम तो ये मिनिमम, हमें इसी का मिनिमम चाहिए, लीस्ट चाहिए। तो बेसिकली क्या आएगा? 1000 हो गया यहां पर, एन ऑफ ए 720 हो गया, एन ऑफ बी आपके पास 450 हो गया, माइनस में मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर है? चलो, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये 0, 5 + 2 7, 7 + 4 आपका 11, माइनस में आपका 1000, योर आंसर इज 170। यानी कि वो लीस्ट नंबर है ना, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 170 होगी। ठीक है बच्चों, आंसर इज 170। बहुत सिंपल सा था कि जब ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा तो ए इंटरसेक्शन बी आपका लीस्ट होगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्योंकि आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी
अगर सर्वे हमने 1000 में किया है तो ए यूनिट भी 1000 के या तो इक्वल होगा या लेस होगा। अगर इसको मैक्सिमम चाहिए मतलब कि 1000 कर दे तो ऑटोमेटिक हमको इसका मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इज 170। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, डन है? हो गया? चलो अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स आ गई है। अब सेम चीज अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया आपका, वो डिस्कस किया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 3 सेट के पर ऑपरेशन की। यानी कि अगर हमारे पास कोई 3 सेट है तो उन 3 सेट पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उनके लिए। तो 3 सेट को अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपके बोर्ड्स के सिलेबस में तो नहीं है, यानी कि आपके स्कूल एग्जाम के सिलेबस में। वैसे तो सीबीएसई ने उसको अभी आपके डिलीटेड पोर्शन में रखा हुआ है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जेई एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीयूईटी वगैरह प्रिपेयर करते हो तो एक बात की तो गारंटी, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे, चाहे वाईटी पर देख लो या फिर हमारा जो बैच नया आने वाला है 3 अगस्त को ड्रीमर्स बैच, उसकी अगर मैं बात करूं, है ना। वैसे अभी आपके लिए 11th का ड्रीमर्स बैच तो अभी टाइम है, स्टार्ट कुछ टाइम पर होगा। 12th का तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी दोस्त हैं या जो आपके बड़े भाई हैं जो 12th में है या 10th में है, तो उनको बता सकते हो कि ड्रीमर बैच स्टार्ट होने जा रहा है 3 अगस्त से। तो ऐसे सभी बैचेस में आपको बेसिकली बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी और इनकी भी प्रिपरेशन करवा दी जाती है। ठीक है, तो इतना आपको बोर्ड्स वाले ही बैचेस में हमारे मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन ऑन 3 सेट की बात करें तो अब इस तरीके से ले सकते हैं कि सपोज करो आपके पास ये क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, एक सेट सपोज करो ए है, दूसरा सेट सपोज करो बी है, एंड थर्ड सेट सपोज करो आपके पास सी है। दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड दिस इज द सेट सी। ओके, अब अगर आपको देखो 2 चीजें हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूले के बेसिस पर भी आप पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा मेथड है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी किसी भी प्रॉब्लम्स को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर हमने बात करी थी आपके पास जब 2 सेट के यूनियन की, तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी की, कि अगर पूछा जाए कि सेट ए सेट बी सेट सी सबको मिला लिया जाए तो टोटल कितने मेंबर्स होंगे, है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना 1 बाय 1। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सेकेंड मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, कोई फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तुमने क्या किया, एक सेकेंड ये हाइलाइटर का कलर मुझे चेंज करना है। ठीक है, रुक जाओ। हाँ चलो, सबसे पहले तुमने क्या किया, सेट ए के मेंबर्स को काउंट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने सेट ए के मेंबर्स को काउंट किया। ऑब्जर्व करना, इस काउंटिंग में तुमने सेट बी के कुछ मेंबर्स को काउंट कर रखा है और सेट सी के कुछ मेंबर्स को काउंट कर रखा है, और ऐसे भी मेंबर्स को काउंट कर रखा है जो तीनों में कॉमन है। ए में भी आते हैं, बी में भी आते हैं, सी में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर आप ऑब्जर्व करो तो एन ऑफ ए किया आपने, उसके बाद मान लो आपने यहां पर एन ऑफ बी किया। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने एन ऑफ सी किया। ठीक है, इसको है प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहले यहां पर क्या बना, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस में एन ऑफ सी। तुमने सेट ए के बी के सी के तीनों के मेंबर्स को काउंट कर लिया। फिर एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि आपने यहां पर एक गलती करी। वो क्या, आपने वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है उनको 2 बार काउंट कर लिया है। अच्छा हाँ, जब मैंने ए को काउंट किया तब भी मैंने आपके इन एलिमेंट्स को काउंट कर लिया जो ए और बी में कॉमन है, तो 2 बार काउंट कर लिया है। कोई बात नहीं सर, हम परेशान नहीं होइए आप, मैं एक बार माइनस कर देता हूं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। फिर एक भाई साहब ने बोला कि भैया ये तो ठीक है, तुमने ए और सी के एलिमेंट को भी 2 बार काउंट किया है। अच्छा हाँ, क्योंकि यहां पे भी काउंट किया, यहां पे भी काउंट किया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी भी कर देता हूं और सी इंटरसेक्शन ए भी कर देता हूं। आपकी
बात सरा को, अब तो बात ठीक है ना। ए को काउंट किया, बी को काउंट किया, सी को काउंट किया, लेकिन जो ए और बी दोनों में कॉमन थे उनको 2 बार काउंट कर लिया। तो 2 बार काउंट किया तो 1 बार माइनस करेंगे, कर दिया। 2 बार काउंट किया तो 1 बार माइनस करेंगे, कर दिया। 3 बार काउंट किया, 1 बार काउंट किया तो 2 बार किया था यहां पर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 2 बार काउंट किया तो 1 बार फिर माइनस किया। अब तो ठीक है, लेकिन फिर एक राजपाल यादव जी आते हैं, अरे भैया यहां पर एक गलती और है। क्या गलती है? आपने जो बीच वाला सेट था, कौन वाला, रुकिएगा अभी मैं इसको अलग से हाईलाइट करूंगा, इसको मैं अलग कलर से, जो बीच में ये ए इंटरसेक्शन बी बैठा हुआ था, जो बीच वाला सेट था, इसको पहले तो आपने क्या किया, 3 बार ऐड किया। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 3 बार आपने ऐड किया। उसके बाद आपने 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में भी सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी में भी सब्ट्रैक्ट किया, सी इंटरसेक्शन ए में भी सब्ट्रैक्ट किया। तो आपने 3 बार ऐड किया था, 3 बार माइनस भी कर दिया। तो भैया जितनी बार लिया उतनी बार बाहर कर दिया। तो ये बेचारा एक्चुअल में काउंट हो ही नहीं पाया है, ये एक्चुअल में काउंट हो ही नहीं पाया। तो एक काम कर दो, अब इनको एक बार अलग से ऐड कर दो। अब क्या कर दो, अब इसको एक बार अलग से ऐड कर दो। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। और ऐसे किसी ने तुम्हें समझाया है कभी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि किसने समझाया है। ठीक है, बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई? सबसे पहले ए को गिना, फिर बी को गिना, फिर सी को गिना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओ भाई साहब, आपने ए और बी को, बीच वाले पार्ट को, कॉमन को 2 बार गिना था, कोई बात नहीं, 1 बार माइनस कर देते हैं। ऐसे बी और सी में किया था, ऐसे सी और ए में किया था। अच्छा, आपने ये बीच वाले पार्ट को 3 बार यहां पर लिया था, अब इधर भी 3 बार आपने माइनस कर दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये शामिल है, बी इंटरसेक्शन सी में ये शामिल है, सी इंटरसेक्शन ए में भी शामिल है, सब में ये बीच वाला कॉमन था। 3 बार माइनस हो गया, तो भाई साहब अब 1 बार ऐड कर दो, बेचारा बाहर रह गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखने में इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अगर लॉजिक के तरीके से समझो, है ना, मैथ्स की ब्यूटी यही है कि यहां पर बड़ी बड़ी चीजों को लॉजिकल तरीके से इजीली समझा जा सकता है। क्लियर है? चलो, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब देखो और क्या क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये पूछा जाए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सिर्फ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा जाए, तो अच्छा, वैसे तो आप इसको इस तरीके से लो, अगर आपसे ये पूछा जाए एन ऑफ ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली, ठीक है, ए एंड बी ओनली, यानी कि केवल ए और बी, तो इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो उसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगर सिर्फ ए एंड बी ओनली की बात की जाएगी तो हम ए इंटरसेक्शन बी में से उसको भी बाहर कर देंगे जो सी में भी कॉमन था। सेम चीज बच्चों बी एंड सी ओनली के लिए भी कर सकते हो, सी एंड ए ओनली के लिए भी कर सकते हो। तो उस केस में हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे जो तीनों में कॉमन था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए ओनली, कि सेट ए में सिर्फ, अगर मैं ए ओनली की बात करूं तो ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताने वाला हूं कि बच्चों इतना पार्ट जो डिनोट करता है जिसमें मैंने शेड किया, ये है पार्ट आपका ए ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ ए के मेंबर्स है। ओके, इतना पार्ट जो डिनोट कर रहे हैं, जो शेड कर रहा हूं बच्चों, ये डिनोट करता है बी ओनली, जो केवल सेट बी के मेंबर्स हैं। और अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूं, ये जो इतना दिख रहा है, ये डिनोट करता है बच्चों आपका सी ओनली की। ठीक है, ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं, आपसे सिर्फ एन ऑफ ए ओनली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, एन ऑफ ए में से आप माइनस करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे। ठीक है, क्या करोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले एन ऑफ ए में आपने सब कुछ काउंट कर लिया, क्लियर है, एक बार। फिर आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन था उसको माइनस किया, फिर
बी ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी में कॉमन था उसको माइनस किया। लेकिन इस बीच में आपने एक बात ध्यान से देखी कि आपने ये जो एलिमेंट थे इसको एक बार काउंट किया था लेकिन 2 बार माइनस कर दिया है। समझ रहे हो? जो तीनों में कॉमन था उसको पहले तो एक बार काउंट किया फिर 2 बार माइनस कर दिया। फिर से बताओ, एक बार काउंट किया 2 बार माइनस किया, बड़ी नाइंसाफी है। तो एक बार यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहां पर हम ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली अगर पूछा जाएगा तो एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और इसका वेन डायग्राम अप्रोच भी मैं आपको बताता हूं कि वेन डायग्राम अप्रोच क्या है। चलिए क्वेश्चन के हेल्प से इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे किया गया 60 पीपल में, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि वो जो न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं वो है आपके 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, जो 26 है न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, अच्छा आई न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले भी 26 हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, ठीक है, यानी कि 9 वो है जो एच भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, ये है 9। और 11 रीड बोथ एच एंड टी, यानी कि वो जो एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं वो 11 हैं। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, और 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं वो 8 हैं। एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, और 3 ऐसे हैं जो एच भी टी भी और आई भी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 3 है। ये डेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। आपको यहां पर फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू आपका डिनोट करूं, देखो तो वेन डायग्राम अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो 3 गोले बना लेंगे हम यहां पर, ऐसे करके बना लिए बच्चों। तो एक है आपके पास H, दूसरा है आपके पास T, तीसरा है आपके पास I। तो सबसे पहले जो चीज बच्चों हम डिनोट करते हैं वो है हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको, तो जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पहले तो हमने यहां पर जो तीनों में कॉमन है उसमें लिख दिया, ठीक है। फिर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। टी इंटरसेक्शन आई कितना, 8 है। अच्छा, टी इंटरसेक्शन आई मतलब कि ये पूरा का पूरा पार्ट टी इंटरसेक्शन आई है, ओके। लेकिन ये टोटल 8 है, लेकिन 3 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो अब टोटल 8 है उसमें से 3 काउंट कर चुके हो, तो यहां पर सिर्फ कितने गिनेंगे, 5। तो 5 + 3 यानी कि 8 काउंट यहां पर मिल गया आपको, ठीक है। चलिए एच इंटरसेक्शन टी क्या, 11। तो बच्चों टोटल कितना है, एच और टी का कॉमन 11 है। 3 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो 8 + 3 11 होता, तो ये बचा सिर्फ 8। उसके बाद एच इंटरसेक्शन आई 9 है, यानी कि एच और आई टोटल आपका 9 है। 3 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो यहां पर 6 आ गया, क्लियर है। तो अब हमारे पास ये चीजें निकल करके आ गई। अब देखना इसके बाद एच ऑफ आई है 26, यानी कि जो न्यूज़पेपर आई है वो 26 है जो लोग न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। लेकिन 26 में से 5 + 3 + 6 यानी कि 9 + 5 कितना हो, 14। 26 में से 14 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 26 से 14 माइनस करो तो कितना आएगा, 6 और 6 12 आ जाएगा, यानी कि 12 वो बच गए। अब पूरे को काउंट कर लोगे तो 26 आ जाएगा। चलिए एन ऑफ टी है 26, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो एन ऑफ टी न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले भी 26 है, लेकिन इसमें से 5 + 3 8 और 8 + 8 16। तो 26 में से 16 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो बचे सिर्फ यहां पर 10 और एच है हमारे पास 25। तो 6 + 3 9, 9 + 8 17, 25 से 17 जो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो कितने आए, 5 + 3 8 आया। तो इस तरीके से हमने पूरा वेन डायग्राम आपका बना लिया, ओके। अब आपसे क्वेश्चन में पहला पार्ट जो पूछा था, द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड
एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले नंबर्स क्या हुए, जितने भी नंबर्स तुमको इस पूरे बॉक्स में दिख रहे हैं, मतलब कि उन सभी को ऐड कर दो। तो क्या बना, ऐसे 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 + 6 25, 25 + 5 30, 30 + में 10 40, 40 + में 10 50, 50 + में 2 52। तो सबका सम करने पर कितना आया, 52। यानी कि आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, तो H यूनियन T यूनियन I, तो एक्चुअल में ये जो निकल के आया है, ये नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I निकल करके आया है। चाहो तो ऐसे निकाल लो या फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे, तो N ऑफ H यूनियन T यूनियन I रखोगे तो क्या आएगा, N ऑफ H प्लस में N ऑफ T प्लस में N ऑफ I माइनस में N ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस में N ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस में N ऑफ T इंटरसेक्शन I और प्लस में N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन आपका I। तो ये बन गया आपके पास 25 + 26 + 26, उसके बाद 9 + 11 माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस का 8, ठीक है, और प्लस में आपका 3, तो कितना बना 25 25 25 75 76 77, ये बन गया 77, माइनस में 11 माइनस का 9 कितना बना, अच्छा ये 3 और ऐड कर दो तो टोटल हमारे पास 80 बन गया। 11 माइनस का 9 20 माइनस का 28, तो कितना आ गया बच्चों, ये हमको आ गया 52। तो डायरेक्ट आप यहां से भी फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, या ये वेन डायग्राम तुमको डायरेक्ट आंसर देता है 52। क्लियर है। आगे क्या पूछ रहा था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। इसका आंसर देखो कितना इजीली आ गया, नंबर ऑफ पीपल्स जो एग्जैक्टली वन, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो 8 ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर H को पढ़ते हैं, 10 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं, और 12 वो हैं जो न्यूज़पेपर I पढ़ते हैं। तो 12 + 8 20 + 10 30, तो सेकंड वाले का आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, 30 आ गया। यानी कि आपसे जो पूछा गया कि N ऑफ H ओनली प्लस में N ऑफ T ओनली और प्लस में N ऑफ I ओनली, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेन डायग्राम से हमको 30 मिल गया है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लो, है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी ये चीज आप निकाल पाओगे। तो ए ओनली का मतलब क्या हुआ, इसमें से इन दोनों को माइनस किया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी कितना लंबा, 3 बार अप्लाई करना पड़ता, एक बार इसका, फिर बी ओनली का, सी ओनली का, और सब कुछ करके तुम्हारा आंसर 30 आता। लेकिन यही चीज वेन डायग्राम तुमको इजीली आंसर कर देती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसलिए वेन डायग्राम को मैंने ना इतने तिकड़मबाज तरीके से तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा और ज्यादा इसको इंटरेस्ट लेकर के आओ। क्लियर है। तो बेसिकली बच्चों अब आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आप चाहो, ठीक है। और ये इतने क्वेश्चंस का आंसर करना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वेन डायग्राम अप्लाई करोगे तो आई एम रियली श्योर कि आप इस क्वेश्चन को 8th पार्ट है और सारे के सारे पार्ट एक वेन डायग्राम निकालने के बाद सबके आंसर तुम इजीली कर सकते हो। तो करके जरूर से लाना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ तो बहुत मजेदार बात है यार। और क्लास कैसी लगी फीडबैक में शेयर भी जरूर करना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर रखेंगे और ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। अब हम नेक्स्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो पूरा मेरा कोशिश रहेगा कि मैं रिलेशन फंक्शन को कम से कम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में खत्म कर दूं और फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एस सीक्वेंस हमारे चलते चले जाएंगे। तो चलिए जी आज के लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए। इसी तरीके से हमको बढ़ते जल्द से जल्द 1 मिलियन पे पहुंचना है। तो आपके सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है और फीडबैक जरूर से दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू सो मच गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।